नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। पिछली क्लास में हमने राजस्थानी शैली स्टार्ट की थी। तो राजस्थानी शैली में हमने ये देखा था कि ये शैली मेवाड़ से स्टार्ट हो रही है, यानी मेवाड़ जो स्थान है राजस्थान में, वहाँ की जो कला पनपी यानी मेवाड़ शैली जो पनपी, उसी से ही राजस्थानी शैली का विकास माना जाता है। तो वैसे तो जहाँ जहाँ राजपूत राजाओं का शासन था, वहाँ जो भी चित्रकलाएं पनपी वो राजस्थानी चित्रकला कहलाई, या पहले इसको राजपूत कला कहा जाता था। तो ये जो राजस्थानी कला थी, इसमें कुछ कुछ भेदों से, कुछ कुछ अंतर से, जहाँ जहाँ अलग अलग रियासतें थी, वहाँ वहाँ कुछ कुछ भिन्नताओं से ये शैली अपनी निजी विशेषताओं के साथ अलग अलग रियासतों में अलग अलग विशेषताओं के साथ पनपी। तो उसी के आधार पर हमने इसको बांटा था, जिसमें हमने बात की थी कि मेवाड़ शैली का उद्भव और विकास सबसे पहले हुआ, वहीं से राजस्थानी शैली का स्टार्ट होता है। उसके अलावा हमने बात की थी कि किशनगढ़ शैली, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, आमेर, अ, और भी बहुत सारी शैलियाँ जो छोटी छोटी रियासतें थी वो पनपी। तो उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि हमने मेवाड़ शैली की बात कर ली, तो मेवाड़ शैली के बाद में हम किशनगढ़ शैली की बात करेंगे और समग्र रूप से देखेंगे। जब लास्ट में हम, तो वहां पे हम देखेंगे कि राजस्थानी कला की जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो सारी शैलियों में मिलती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किशनगढ़ शैली की। तो किशनगढ़ एक, जयपुर अजमेर के बीच में एक छोटी सी रियासत थी किशनगढ़ शैली। वहाँ की जो शैली है, उसकी एक जो मुख्य नायिका है, उस नायिका की तुलना विद्वानों ने लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा से तक से की है, और बनी ठनी का आपको सबको पता होगा। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय मिलता है वो एरिक डिकिंसन और कार्ल खंडालवाला को है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किशनगढ़ पेंटिंग। वहां पर इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था, किशनगढ़ स्टाइल पेंटिंग के बारे में। बहुत स्पेशल स्टाइल है। तो ये जो शैली थी, वहाँ के जो राजा थे सावंत सिंह, बाद में वो कवि थे और उन्होंने अपने एक काव्य लिखा था नागरीदास के नाम से। तो नागरीदास ने अपने काव्य में नायिका का जो वर्णन किया, नायिका सौंदर्य का जो वर्णन किया था, उस नायिका सौंदर्य के वर्णन के आधार पर ही किशनगढ़ शैली की नायक नायिकाओं का चरित्र चित्रण हुआ। यानी उनके सौंदर्य का जो वर्णन हुआ वो नागरीदास अर्थात वहां के राजा सावंत सिंह ने जो वर्णन किया उसके आधार पर हुआ। अब हम इस किशनगढ़ शैली को देखते हैं। तो यहाँ के जितने भी चित्र हैं वो काव्यगत उपमाओं के आधार पर है। काव्यगत उपमाओं का मतलब होता है कि काव्य में जो वर्णन किया गया है, उस वर्णन के आधार पर नायिका का अंकन, यानी चितेरों ने काव्य में उल्लिखित रूप सौंदर्य को दृश्य रूप में चित्रभूमि पर उतार दिया। तो किशनगढ़ शैली की काव्यगत उपमाओं के आधार पर नारी को अलंकृत किया गया। किशनगढ़ शैली में नारी आकृति का उद्भव बनी ठनी के शारीरिक सौंदर्य पर आधारित था। बनी ठनी नागरीदास के यहाँ एक महिला थी जिनको वो बनी ठनी कहते थे। वो उनकी सेविका थी और वो उनके सौंदर्य से मोहित थे। तो उन्होंने उस बनी ठनी का जो वर्णन किया है, उसके आधार पर नारी सौंदर्य का वर्णन हुआ है। किशनगढ़ शैली पर बाद में चलकर, आगे चलकर मुगल चित्र शैली का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य है, जिसमें खास तौर से लंबी आकृतियां हैं, बारीक रेखांकन है और विशाल संयोजन। पहले हम जब देख रहे थे मेवाड़ में, तो मेवाड़ के संयोजन किशनगढ़ शैली की अपेक्षा छोटे हैं, क्योंकि यह शैली का जो विकास था मेवाड़ का, वो हुआ था अपभ्रंश शैली से, जहां सदैव से स्थान की कमी रही थी। लेकिन किशनगढ़ शैली तक आते आते ये इकहरे कागजों पर भी चित्र बनने लगे थे और बड़ा स्पेस इनको मिलने लगा था। हॉरिजेंटल से ये लॉन्गिट्यूड हो गए थे कंपोजिशंस। किशनगढ़ शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो यहाँ पर प्राय राधा कृष्ण की लीलाओं का अंकन हुआ, यानी नायक और नायिका को राधा और कृष्ण के आधार पर अंकित किया गया। पुरुषाकृतियां भी लंबी, छरहरी, यानी बिल्कुल नायिकाओं के समान, और ऊंचा ललाट, लंबी नासिका, हल्की मुस्कान सहित पतले अधर, खंजन पक्षी के समान लाल किनोरों से युक्त नयन, और बालों की लटें कानों तक झूलती हुई, बिल्कुल तीखी नासिका, लंबी लंबी भुजाएं, पतली उंगलियां, और मुगल शैली से प्रभावित मोहम्मद शाही पारदर्शक जामे, मूंग या श्वेत पगड़ी। ये ऐसी विशेषताएं थी जो मुगल शैली से किशनगढ़ शैली में आई थी। नारी आकृति, लंबा छरारा बदन, लज्जा से झुके हुए खंजन आकृति रक्ताब नयन, लंबे चेहरे व ग्रीवा, बालों की लटें कानों के पास झूलती हुई, और खुले गले की कसी हुई चोली। तो ये उनके जो वेशभूषा थी, ये सारी मुगल शैली से प्रभावित थी। ये उसके
किशनगढ़ शैली के चित्रों में खास तौर से देखने को मिलता है। किशनगढ़ शैली में ही रत्न जड़ित बहुमूल्य आभूषण पहनाए गए, ऊंचे क्षितिज का प्रयोग, ये किशनगढ़ शैली की एक मुख्य विशेषता है। ऊंचे क्षितिज का प्रयोग है का मतलब है कि जहां चित्रभूमि को चित्रकार बांट रहा है उसमें आसमान यानी आसमान के ऊपर का जो स्पेस उसने बनाया है वो बहुत स्थान उसने कम दिया है ताकि भूमि का स्थान ज्यादा मिल सके, ताकि चित्र में वो ज्यादा से ज्यादा आकृतियों का और रूपों का वर्णन कर सके, इसलिए चित्र को अधिक स्थान मिला। घनी वनस्पति गहरे रंगों में, आकाश में लाल और लंबे रंग के क्षैतिज तुली का स्पर्श, यानी जहां पर उसने पतली पट्टी में आकाश बनाया है उस आकाश में उसको वाइब्रेंट करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए ऑरेंज कलर के, लाल रंग के तेज रंगों में तुली का स्पर्श हॉरिजेंटल यानी क्षैतिजीय आड़े पट्टियां लगाई है। इसमें तत्कालीन वास्तु का प्रयोग हुआ, जैसा कि हम देख रहे थे कि वास्तु का प्रयोग मेवाड़ शैली से स्टार्ट हुआ था, अफगान शैली में ये नहीं मिलता था। तत्कालीन वास्तु का प्रयोग हुआ श्वेत रंग में, चित्रों में श्वेत शाम नीले व हरे रंगों की प्रधानता रही, यानी ये जो रंग थे लाल सफेद काला नीला हरे रंगों की प्रधानता थी। पीले और लाल रंगों का संतुलित प्रयोग, जैसा कि अभी हम आगे जाके चित्रों में देखेंगे तो वहां पर लाल और पीले रंगों का बहुत ही बैलेंस्ड यूज इन्होंने किया है। कैसे किया आगे के चित्रों में मैं आपको दिखाऊंगा। किशनगढ़ में प्राय बड़े आकार के चित्र बने, ये मुगल प्रभाव था इनके ऊपर। आकृतियों में सफाई, बारीकी, नाजुकपन और भावाभिव्यक्ति यानी भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए चित्र हैं। और नागरीदास के काव्य तथा दरबारी चित्रण के साथ ही दूसरे जो काव्य थे उस समय के वो गीत गोविंद, भागवत पुराण, रुक्मिणी हरण आदि विषयों का चित्रण भी इसमें हुआ। और पुरुषाकृतियों में भी नार्योचित स्वभाव, ये खास बात थी कि पुरुष आकृतियां भी जो आपको दिखेंगी वो बहुत कमनीय नारियों के समान लज्जा से युक्त आकृतियां बनी हैं पुरुषों की। ये चित्र देखिए आप, जिसमें ये कृष्ण और राधा का अंकन किया हुआ है। कृष्ण और राधा को जब आप देखेंगे तो कृष्ण के फेस में नार्योचित स्वभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जैसे हम बात कर रहे थे ओढ़नी की, तो पारदर्शक ओढ़नी बनी है, ये मुगल शैली से प्रभावित इनकी पगड़ी बनी है, बालों की लटें कानों तक झूलती हुई, घनी गहरी वनस्पति आपको बैकग्राउंड में यहाँ पर इस चित्र में दिखेगी और पीछे श्वेत वास्तु का अंकन किया गया है। हम जो बात कर रहे थे कि इसमें उन्होंने छोटे छोटे क्षितिज का प्रयोग किया। छोटे क्षितिज का प्रयोग का मतलब था कि आपकी जो भूमि है उस भूमि के बाद जो आकाश का जो स्थान दिखाया गया वो बहुत नैरो है, वो छोटा स्थान उन्होंने दिखाया। अगर ये यहाँ पर ले ली होती इन्होंने ये लाइन, तो यहाँ से फिर ये चित्र भूमि के लिए इनको कम स्थान मिलता, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया है। ये आप देखेंगे कि गहरे रंग में वनस्पति किस प्रकार से इन्होंने बनाई है। ये किशनगढ़ शैली की कुछ खास पेंटिंग्स हैं। इसमें भी आप किशनगढ़ शैली की पेंटिंग्स में देख रहे हैं कि जैसा हमने कहा था कि ऊंचे क्षितिज पर लाल या केसरिया रंग की क्षैतिज तूली का स्पर्श लगाए हैं। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस दिखाने का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये मुगल शैली का प्रभाव था। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था। और प्रमुख जो इसके चित्र हैं वो है उपवन के बीच में राधा कृष्ण, नौका विहार, कमल दल के बिछोने पर नायक नायिका, रानियों के साथ राजा जगत सिंह और गोपिकाओं के साथ नृत्य करते हुए कृष्ण। ये इसके फेमस पेंटिंग्स हैं।